हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ये सारी टिप्स मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से लिखी है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम कब है? हमारे मई में बोर्ड एग्जाम है हमारे पास। तो हमारे पास अभी जनवरी थोड़ा सा बचा हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम सारे अपनी रिवीजन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स लिखी हैं जो अपनी आप स्टडीज के साथ साथ अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइम टेबल। टाइम टेबल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? इस टाइम पे आपको स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें अपने फरवरी को बहुत अच्छे से यूज करना है। क्योंकि देखो अभी जनवरी हमारे पास जाने वाला है, थोड़ा सा बचा है। मार्च में हमारे पास प्रैक्टिकल से हमारे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, और अप्रैल में हमने रिवीजन करनी है। ठीक है, अप्रैल को हमें रिवीजन के लिए रखना है। तो मई में तो हमारा एग्जाम ही है, तो फरवरी को हमें बहुत अच्छे से यूज करना है। अब इसको यूज आप तभी बहुत अच्छे से कर पाओगे जब आपके पास अपना टाइम टेबल होगा। आप कभी अपने आप वैसे स्टडी करते हो जो रेगुलर स्टडी करते हो वो करके देखना, और एक दिन टाइम टेबल बना के स्टडी करके देखना। आपको अपने आप फर्क पता चल जाएगा कि टाइम टेबल बनाने से कितने अच्छे से हम स्टडी कर पाते हैं और कितना अच्छे से हमारा सिलेबस साथ साथ कवर होता रहता है। तो टाइम टेबल से हमें ये भी पता रहता है कि हमने कितना कर लिया है, कितना हमें करना है। तो टाइम टेबल अपना जरूर बनाना है। अब टाइम टेबल के आगे मैंने लिखा मेक योर ओन टाइम टेबल। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, टीचर से टाइम टेबल ले लेते हैं, फिर किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना टाइम टेबल बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत ज्यादा अच्छा टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, जिसमें आपकी सारा टाइम मैनेज हो, पूरी स्टडीज आपकी बहुत अच्छे से मैनेज हो और आप उस टाइम टेबल को बहुत अच्छे से फॉलो भी कर पाए। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी और का टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो कई बार वो आपकी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आप उसको 3 या 4 दिन उसको फॉलो करते हैं और 5वें दिन उसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाओगे। जिस टाइम आप उठते हो, जिस टाइम आप सोते हो, उसके अकॉर्डिंग जब अपने टाइम टेबल को बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से होंगी और आप अपने टाइम टेबल को भी फॉलो करोगे। और अपने टाइम टेबल को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहा करो। जब मैं नेक्स्ट टाइम टेबल वाली वीडियो बनाऊंगी ना, तो आपको उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे उसमें सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, और कैसे अपने रिवीजन भी कर लेंगे हम बोर्ड एग्जाम तक, और कैसे पूरे सिलेबस को भी कवर करना है। तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर बनाऊंगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको जरूर याद रखना है कि अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। कहीं और से अपने टाइम टेबल को नहीं लेना, किसी फ्रेंड का टाइम टेबल नहीं लेना, ना ही किसी टीचर को कहना कि हमें टाइम टेबल दे दो। हमारे तो टाइम ही नहीं मैनेज होता, 24 आवर्स है डे में, लेकिन हमसे मैनेज नहीं होते। हमें नहीं पता कि हमारी स्टडीज के लिए हम कितना टाइम निकालें, या फिर जो मैंने टाइम निकाला है उसमें मैं स्टडी तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, बहुत अच्छे से ना याद होता है ना समझ आता है। तो जो सारी दिक्कत है ये आप किसी और के टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो ही होती है। अगर आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने ये काम करना है और यहाँ पे मैंने ये काम करना है, और इसके अकॉर्डिंग मुझे खाना खाना है और इस टाइम मुझे उठना है, तो आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके टाइम टेबल में लिखी होंगी और आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो भी कर सकते हैं। और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर सको। ये नहीं कि आपने 4-5 दिन फॉलो करा, रेगुलर फॉलो कर सको, वो होता है टाइम टेबल। तो जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं उस टाइम टेबल को आपको बनाना है। ये नहीं कि अपने आपको 3-4 दिन तो इतनी मेहनत कर ली और उसके बाद फिर मेहनत करनी बंद ही कर दी, थक गए हम तो इस तरह से नहीं करना। ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि आप पूरी फरवरी काम कर सको बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप फरवरी में बहुत अच्छे से काम कर लेते हो, मार्च में प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, अप्रैल में रिवीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी, और मई में एग्जाम की तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो अपने फरवरी को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है। जनवरी तो हमारा जाने ही वाला है, थोड़ा सा बचा है, तो फरवरी को बहुत ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करना है। तो टाइम टेबल का समझ आ गया। हमें फरवरी में अपने पूरे सिलेबस को एक तरह से खत्म कर लेना है ताकि हम मार्च में प्रैक्टिकल दे सके और हमें कोई दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल के टाइम पे कि सिलेबस बचा हुआ है। तो फरवरी में पूरे सिलेबस को भी खत्म करना है, और इसके लिए अपना टाइम टेबल खुद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपके इतने चैप्टर्स बचे हुए हैं तो इतने को मुझे इतने टाइम स्लॉट में कंप्लीट करना है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपके 15 चैप्टर बचे तो आप कैसे उसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, और हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, कोई आपको एक सब्जेक्ट के लिए बता देगा, 2 सब्जेक्ट के लिए बता देगा, अपने टाइम को खुद मैनेज करना है। आपको सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं डे में, तो आपको अपने टाइम को खुद मैनेज करना है और अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। सेकंड टिप है हमारी सोशल मीडिया रिलेटेड। सोशल मीडिया मतलब अब बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमारा तो सोशल मीडिया में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो आपका टाइम टेबल होगा उसमें अपनी सोशल मीडिया को भी
टाइम देना है, अपने मोबाइल को भी टाइम देना है। टाइम टेबल में जरूर मेंशन करो कि आप 2.5 घंटे फोन चलाओगे या 1.5 घंटा आपने फोन चलाना है। तो ये चीजें आपको अपने टाइम टेबल में मैनेज करनी है और टाइम टेबल में लिखना जरूर है कि इतने टाइम फोन चलाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल से फोन चलाना छोड़ दो ना, ऐसा हो सकता, क्योंकि हमारी वो हैबिट बनी है, तो हम धीरे धीरे उसे कम कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम तक। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, फोन में कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके डेली लिमिट कितनी है, डेली एवरेज क्या, आप फोन कितना चलाते हो डेली। अगर आप डेली 3.5 घंटे फोन चलाते हो तो धीरे धीरे देखो कि वो फोन में कहाँ चला रहा हूँ, कौन से ऐप में मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है और क्यों मैं उसमें वेस्ट कर रहा हूँ टाइम या कंज्यूम कर रहा हूँ कहीं पे अपने टाइम को। तो उसको धीरे धीरे कम करते जाओ। तो अपने टाइम टेबल में अपने मोबाइल को, अपनी सोशल मीडिया को टाइम जरूर देना है। ये नहीं है कि अपनी सोशल मीडिया को भूल ही जाओ, सिर्फ बोर्ड एग्जाम आ रहा है इस पे ध्यान देना है, तो आप इसको भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अपने इसको जरूर समझना है और यहाँ पे टाइम जरूर देना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि इसका टाइम खत्म ही कर दिया, चलो बस कल से तो तैयारी करनी स्टार्ट और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने। 4 दिन पढ़ पाओगे, ऐसे 5 दिन पढ़ पाओगे, वैसे तो 1 दिन भी नहीं पढ़ पाओगे बिना सोशल मीडिया के। तो सोशल मीडिया को जरूर टाइम दे देना, थोड़ा सा टाइम देना और धीरे धीरे टाइम को कम करना। ये नहीं कि एक दिन में ही सोच लिया कि मैं नहीं टाइम देता, मैं नहीं कल से चलाता फोन, ऐसे नहीं सोचना है। धीरे धीरे टाइम को कम करना और अपनी एवरेज देखनी है कि हम डेली कौन से ऐप में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कौन से ऐप में कम टाइम दे रहे हैं, ताकि हम देख पाए कि हम अपने टाइम को फोन में जो दे रहे हैं उसे कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अपने टाइम को कंज्यूम करना और सोशल मीडिया को टाइम जरूर देना। तो 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए, हमें टाइम टेबल अपना खुद बनाना है और सेकंड चीज है हमें सोशल मीडिया को टाइम जरूर देना है, उसे कैंसिल नहीं कर देना अपनी लाइफ में से, उसे जरूर टाइम देना। थर्ड टिप है हमारी स्टडी टेबल से रिलेटेड, आपको हमेशा स्टडी टेबल पे ही काम करना है। अब ये नहीं है कि वैसे हमारे टीचर्स कहते हैं हमेशा से हमें कि अगर हम चेयर पे बैठ के काम करते हैं, मतलब चेयर टेबल पे काम करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा काम होता है, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल वगैरह में जाते हैं तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं, लेकिन वही अगर हम बेड पे बैठ के करते हैं तो इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो आपको क्या लेनी है, फोल्डेबल स्टडी टेबल लेनी है। फोल्डेबल जो आपकी मल्टीपर्पज टेबल होती है ना, मैं आपको फोटो साइड में अटैच कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिए, वैसी एक टेबल लेनी है। मैं 2 ईयर से वैसी एक टेबल को यूज कर रही हूँ। इससे क्या है, अगर आपको ठंड लग रही है तो आराम से बैठे बैठे रजाई में बैठ के काम करो, सिर्फ टेबल रखो, उस पर आपकी बुक्स आ जाती है, आराम से लैपटॉप वगैरह से अगर काम कर रहे हो तो साथ साथ सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और एक बार अपनी टेबल लेके देखोगे ना, जो आप बेड पे बैठ के हम ऐसे ऐसे करके लिखते हैं उससे हाई कमर दर्द हो जाती है। तो इससे सही अगर आप एक स्टडी टेबल ले लोगे, आप ज्यादा महंगी लेने की जरूरत नहीं है, तो सस्ती भी ले सकते हैं। तो जो आप वो स्टडी टेबल ले लोगे तो ना आपकी कमर में दर्द होगा और बहुत अच्छे से लिखने में आपको आसानी रहेगी और आपकी टेबल पे लिखने की हैबिट भी बनी रहेगी, ठीक है। तो आपको स्टडी टेबल जरूर ले लेनी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी अगर कहोगे तो, नहीं तो मैं साइड में फोटो अटैच कर देती हूँ। इस तरह की टेबल आपको ले लेनी है। मैं भी 2 साल से यूज कर रही हूँ, तभी आपको बता रही हूँ, पहले मुझे इतना नहीं पता था ना, मैं बेड पे बैठ के काम करती थी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप उस टेबल को ले लेते हो तो आप नीचे बैठ के भी काम कर सकते हो। नीचे बैठे कोई फ्लोर पे कुछ भी बिछाया, मैट बिछाया, उसके ऊपर बैठ गए और उसके बाद वहां पे अपने अपनी टेबल रखी है और वहां पे काम कर लिया, और उसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, फोल्डेबल है तो आराम से रख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी स्टडी टेबल। तो एक बार स्टडी टेबल पे काम करके देखो उस पर, तो आपको अपने आप अपना चेंज समझ आएगा, काम करने में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको एक बुक यहाँ रख रहे हो, एक बुक यहाँ रख रहे हो, अभी एक खोली हो गई, उसमें आपकी 2-3 बुक्स आ जाएंगी, आराम से यहाँ लिख रहे हो, यहाँ नोट्स बना रहे हो, आपको सारा कुछ अपने हाथ में ले लेके कॉपी ऐसे ऐसे पकड़ के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही सारे बेड पे सामान बिखरा रहेगा। तो इसी तरह से हमें करना है, अपनी स्टडी टेबल जरूर ले लेनी है। एक कोई भी स्टडी टेबल हो सकती है, जरूरी नहीं है चेयर और टेबल अलग अलग लेनी है, पूरी एक स्टडी टेबल ले लो, बेड पे बैठ के काम करो, चाहे नीचे बैठ के काम करो, चाहे कहीं पे भी जाके काम करो। तो ये आपके लिए थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टिप है कि स्टडी टेबल से ही पढ़ना है। इससे आप बहुत अच्छा लिख भी पाओगे और नोट्स बनाने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। या फिर अगर आप क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी लिखने का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि बेड पे तो ऐसे झुक झुक के हमें लिखना पड़ता है ना, तो कमर दर्द हो जाते हैं, ना ज्यादा टाइम तक हम पढ़ पाते हैं। जब हम बेड पे बैठ के काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमें ऐसे करके देखना पड़ रहा है। अब स्टडी टेबल है हमारे सामने ही लिखा हुआ है, तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं उसे, उसका आप ऐसे ऊपर उठा भी सकते हो, उसमें ऑप्शन होता है, जो सी मैं यूज करती हूँ उसमें तो है, तो आप वो वाली भी ले सकते हैं, जो सी मैं यूज करती हूँ उसकी फोटो मैं आपको साथ में लगा दूंगी। तो आपको एक फोल्डेबल स्टडी टेबल जरूर लेनी है, उसको आप कहीं पे भी शिफ्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट है हमारा PYQs, सैंपल क्वेश्चन पेपर और CBSE सैंपल पेपर। ये किससे रिलेटेड मैंने लिखा है, आपको PYQs करने। PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको, अब कम से कम 5 ईयर से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं या सैंपल क्वेश्चन पेपर करने। तो देखो PYQs क्या होते हैं, आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके PYQs में है। आप किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जो भी क्वेश्चन आपका CBSE में पूछा गया है वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो उसके अंदर टॉपिक है वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड में वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। जरूरी नहीं होता ना हर बार कि ये टॉपिक
डिफिकल्ट है और उस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसपे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जरूर प्रैक्टिस करना है। आपको हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो चाहे क्लास 12th का बच्चा हो। अब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर की हमने कोई भी बुक ले ली, हमने 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ले लिए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको लेटेस्ट पैटर्न का मिल जाता है, ठीक है। आप इसी पैटर्न के जो इस साल का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप सैंपल क्वेश्चन पेपर लोगे, तो अब जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको सारे जो पेपर्स होंगे वो सारे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेंगे, तो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार आपको जो लेवल है वो बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और उतने लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज से आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो एक बार पीवाईक्यूज के 5 पीवाईक्यूज जब आपके कवर हो जाते हैं उसके बाद आपको कोई 2 या 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं सॉल्व, तो इससे आपको लेटेस्ट पैटर्न का भी पता चल जाएगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके हर सब्जेक्ट के बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें ये समझ आ गया कि पीवाईक्यूज जरूर करना है, इसको बहुत लाइटली मत लेना, तो पीवाईक्यूज जरूर करना। अगर किसी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हो तो सिर्फ पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर लो और उसमें से लिख लो कौन कौन से क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से आए थे, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 साल के करोगे तो ये पता चलेगा अरे इस टॉपिक के क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक आपका रिवाइज भी होता रहेगा, जितनी बार क्वेश्चन पेपर में आएगा उतनी बार रिवाइज होगा, उतनी बार आप उसके आंसर को लिखोगे। और एक और तरीका होता है, बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का तरीका नहीं पता या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर करने का तरीका नहीं पता, तरीका इनका बहुत अलग होता है। ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन पेपर उठाया आपने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी तैयारी कंप्लीट होगी, हमने पहला क्वेश्चन पेपर उठा लिया और लग गए 3 घंटे काम करने पे, 3 घंटे उसको सॉल्व करने में, और फिर उसे चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता बहुत बार, तो जो हमारी मिस्टेक्स है वो तो मिस्टेक्स ही रह जाते हैं, उसे हम सही तो कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने कैसे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने कैसे हैं, क्या तरीका होना चाहिए हमारा करने का जिससे हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन के लिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हो ना, एक तरह से आपकी 2 या 3 बार आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाती है अगर आप ध्यान से करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं, और अगर आप ये इन दोनों में से जैसे हमने 2 या 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें 5 को करने ही करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर देखना है। सीबीएसई का जो हर एक सब्जेक्ट का सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर लॉन्च किया है, तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके उस सैंपल पेपर की तैयारी जरूर करनी है अपनी, ठीक है। और ये सारा काम आप मार्च में भी कर सकते हो, ठीक है, जो सैंपल पेपर वाला काम है आप ये मार्च में भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मार्च में इसे कवर कर लेना, क्योंकि साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल्स है, हमने पूरा सिलेबस अपना फैब तक खत्म कर देना, पूरा सिलेबस हमारा खत्म है, हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने स्टार्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं और सीबीएसई के सैंपल पेपर करने हैं, फिर हमें अप्रैल में अपनी फाइनल रिवीजन करनी है और मई में हमारे एग्जाम हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करनी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर करनी है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट आता होगा, ये बात आती होगी दिमाग में, हमने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए या फिर किसी सब्जेक्ट के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, किसी चैप्टर के हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, अब हम बोर्ड एग्जाम के टाइम पे अगर हमें उस पेपर में सिर्फ 4 छुट्टी मिली है, 5 छुट्टी मिली है, जितनी भी छुट्टी हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग हम सारे चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, सारा कुछ कैसे रिवाइज करेंगे, या फिर बोर्ड में अगर यही क्वेश्चन आ गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था, हमने आज तो कर लिया, लेकिन 2-3 महीने बाद जब हमारा बोर्ड एग्जाम है उस टाइम पे हम कैसे करेंगे, उस टाइम पे हमें याद आ जाएगा वो क्वेश्चन कैसे किया था, ये क्या करना था इसके अंदर। कई बार हमें आज तो चीज आती होती है, 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं, या 2-3 महीने अभी तो आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए, तब तो आप भूल सकते हो, ठीक है, तो तब आप भूल जाते हो। तो उसके लिए हमारी 5th टिप है कि आपको अपने मार्क मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लिखा स्टार, मतलब वैसे तो हम कई बार लिखते हैं ना, हमारे टीचर टिक करवा देते हैं बुक में क्वेश्चन, कभी अपने नाम की लेटर्स लिख दिया एस से पी से, तो हम उसे मार्क कर लेते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो भी अब आपसे आज से आप जो भी आप क्वेश्चंस करोगे, तैयारी करोगे, जनवरी से आज जो भी डेट है उस डेट से लेके आप आगे जो भी तैयारी करोगे, जो भी क्वेश्चन करोगे, अगर आपने आज 10 क्वेश्चन करे हैं फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन करे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन में दिक्कत आई थी करने में, बाकी आपने 8 क्वेश्चन तो कर लिए, हाँ आपको नॉर्मल लगे, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने क्वेश्चन करे, 8 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नॉर्मल लगे, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझ नहीं आया था, इसमें ये दिक्कत थी, तो आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना है। अब जब आपका मई में बोर्ड एग्जाम होगा ना, तो आपको जो भी 4 दिन दिए होंगे, 5 दिन दिए होंगे, उस दिन में आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, उन 2 क्वेश्चंस को पढ़ना होगा जिसमें आपने स्टार मार्क किया।
तो अगर आप एक चैप्टर से, जैसे एक चैप्टर आपके पास, उसमें आपने 10 क्वेश्चन पे 4 मार्क कर दिया, तो आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पे अपने चैप्टर को पढ़ना है, अपने नोट्स को पढ़ना है, और उसके बाद सिर्फ उस 4 वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आपकी पूरी रिवीजन डन हो जाएगी। आई बात समझ? सिर्फ उस 4 वाले क्वेश्चन को करना है तो आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब ये सोचोगे अगर 4 दिन किसी पेपर में, अरे इसको तो इतना सारा सिलेबस है, इसका कैसे रिवाइज करूंगा मैं, इसके तो मैंने पहले 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, अब कैसे करूंगा, 100 के 100 कैसे रिवाइज होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अपने आगे स्टार जरूर लगा देना है क्वेश्चन के आगे। तो वो जो क्वेश्चन है उसको कोई भी सिंबल आप लगा सकते हैं, तो आप स्टार लगा लेना, कुछ भी सिंबल लगा लेना, बुलेट लगा लेना, कोई भी। तो आपने जो भी लगाना है वो लगा के आपको मार्क हो गया एक तरह से कि जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना है, चाहे बाकी करो चाहे ना करो, उसे जरूर रिवाइज करना है। और जब हम अप्रैल में रिवीजन करेंगे तो हम जो उस स्टार वाला क्वेश्चन है उसे रिवाइज तो करेंगे। तो वो जो स्टार वाला क्वेश्चन है अगर वो आपको दूसरी बार में भी थोड़ी दिक्कत दे रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो आपको उस स्टार को डबल कर लेना है। सिर्फ जैसे डबल स्टार कर लोगे तो वो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि आपको बोर्ड एग्जाम में चाहे 2 दिन दे हमारे से चाहे 3 दिन है हमारे पास, हमें क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते हमें बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। ये नहीं है कि हमारा कल पेपर है आज हम नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, हमें पुरानों को ही रिवाइज करना होता है। तो अगर आपने पुराने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड एग्जाम आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के पहले वाले दिन तक भी नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, अगले दिन पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, जो क्वेश्चंस करे हैं उन्हें अच्छे से करना है, और जो लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करते चलना है, ताकि लास्ट तक हमें याद रहे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये हमें दोबारा करने थे, ये हमें पहली बार में दिक्कत आई थी तो ये हम दोबारा करेंगे। तो अब हमें रिवीजन का भी पता चल गया, हमें ये वाली टिप भी पता चल गई कि हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को साथ साथ मार्क करते हुए चलना है, और इससे हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। जब आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले देखोगे ना 3-4 दिन है, तब आपको पता चलेगा हाँ बहुत अच्छा किया, मैंने तो इन क्वेश्चन को मार्क कर लिया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था सारे क्वेश्चन को पढ़ने का, तो कम से कम मैं इनको तो पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लिया। फर्स्ट टिप क्या थी हमारी, हमें टाइम टेबल खुद बनाना है। सेकंड टिप क्या थी हमारी, हमें सोशल मीडिया को जरूर टाइम देना है, उसका टाइम को हटा नहीं देना अपने में से। उसके बाद क्या करना है, हमें स्टडी टेबल ले लेनी है, स्टडी टेबल पे ही काम करना है, वहां पे हमारा काम भी ज्यादा होता है उस पर बैठ के। एक तो हमें ये रहता है कि हमें स्कूल वाली फीलिंग आती है कि हम काम कर रहे हैं स्टडी टेबल पे, दूसरा हमारी बॉडी पे भी पेन नहीं होता है। तो हमारी स्टडी टेबल हमें जरूर लेनी है, और उसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं, कहीं नीचे बैठ के काम करना है तो नीचे बैठ के काम कर लीजिए, तो उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो फोल्डेबल वाली, अगर आप अभी स्टडी टेबल होगे तो फोल्डेबल वाली लेना, 2-3 साल से मैं भी यूज कर रही हूँ तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है, तो आप वो वाली ले सकते हैं। उसके बाद हमारी फोर्थ टिप है कि हमें पीवाईक्यूज लेने, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करने, और सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर करना है, जरूर करना है। अगर आप ये वाला सैंपल पेपर भी नहीं करते ना, 2-3 और भी प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये जरूर करना है, इसको छोड़ मत जाना, ना क्लास 10 के बच्चे ना क्लास 12 के बच्चे। जो भी सैंपल पेपर है आपको हर सब्जेक्ट का जरूर आपके पास उसका सोल्यूशन होने चाहिए, और जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उन्हें स्टार से मार्क करने, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आज से लेके आगे अप्रैल तक जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसे स्टार से मार्क करो। इंपॉर्टेंट मतलब आपको उसको पहली बार में करने में दिक्कत आई, आपने अपने कंसेप्ट पढ़ लिया लेकिन आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आई, हमने 10 में से 8 तो कर लिए, 2 में हमें थोड़ी सी दिक्कत आई तो हमने उसे मार्क कर लिया, ताकि जब नेक्स्ट टाइम करें तो इसे रिवाइज जरूर करें, चाहे बाकी सारे छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर देना है। ये 5 टिप भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। 6 और 7 डिस्कस करते हैं। आपका प्री बोर्ड हो गया या फिर प्री बोर्ड होने वाला है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो रखने अपने पास। ये नहीं प्री बोर्ड हो गया हमारा पेपर घेर दिया, पेपर वहीं छोड़ा है स्कूल में, ऐसा नहीं करना है। या फिर जो अगर आपको ऑनलाइन हो रहे हैं तो ये नहीं है कि उस पेपर को गुम कर दिया, अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखना है। अगर आपके स्कूल में ABCD सेट आए हैं या फिर 2 सेट आए हैं, 3 सेट आए हैं, जितने भी सेट आए हैं प्रीवियस किसी भी पेपर के, जैसे इंग्लिश का पेपर है तो आपके पास 4 सेट आए हैं स्कूल में, 4 सेट डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो अगर आपके पास A आया है तो आपको BCD भी लेना है, अपने फ्रेंड से ले लीजिए, फोटो ले लीजिए अगर नहीं है तो BCD आपको जरूर लेना है और उन्हें भी प्रैक्टिस करना है। एक बार आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को छोड़ सकते हो, लेकिन प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं। ठीक है, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर करने का क्या फायदा है, ये आपके स्कूल के टीचर ने बनाया होता है, आपको पता है, ये आपके स्कूल के टीचर ने बनाया होता है। अब ये आपके स्कूल के टीचर बनाया, स्कूल के टीचर ने हमेशा इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही टीचर हमें देता है। प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में हमारे पास हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, तो प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हमें जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें प्री बोर्ड के टाइम पे हमारी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है अगर आपकी, तो वो जैसा मर्जी देके आए, लेकिन ये होता है कि जब बोर्ड एग्जाम देने गए तो देखा हाँ ये क्वेश्चन तो प्री बोर्ड में भी आया था, तो उस टाइम भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है,
क्योंकि उस क्वेश्चन को दोबारा देखा ही नहीं, कभी पेपर ही फेंक दिया था। तो हमें क्या करना है, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सारे सब्जेक्ट के संभाल के रखना है। अभी फेब में टाइम नहीं है, मार्च में प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार उनका सोल्यूशन कर लेना, और अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे जो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, प्री बोर्ड के टाइम पे आपको नहीं आए थे करने, उसको मार्क कर लेना है और फिर आपको उन्हें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हमारी 7 टिप है, गिव टाइम टू योर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश हिंदी जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप ज्यादातर टाइम बच्चे जैसे 10th क्लास के बच्चे तो साइंस को ही टाइम देते हैं, मैथ को ही टाइम देते हैं, एसएसटी को टाइम दे लेते हैं, लेकिन जो ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें कोई टाइम नहीं देता, इन्हें सोचते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम पे स्टडी कर लेंगे। लेकिन क्या करना है, अगर आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे स्टडी करोगे, सोचो आपने फरवरी में भी इन सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दिया जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद आपने मार्च में अपने प्रैक्टिकल दिए, अप्रैल में आप रिवीजन के टाइम पे सोच रहे हो अरे इतनी सारी रिवीजन है, इतना सारे सब्जेक्ट्स को हमें रिवाइज करना है, इनके लिए लास्ट में आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो आपको क्या करना है, साथ साथ अपने इन सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, अप्रैल तक नहीं छोड़ना, ना फिर इसके लिए छोड़ना। कई बार होता है कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है, म्यूजिक का पेपर, कोई भी आपका पेपर है, उसके लिए आपको 2 दिन की ही छुट्टी दी है, वैसे ने 2 दिन का ही आपके पास ब्रेक है बीच में, तो आप कैसे तैयारी करोगे सिर्फ 2 दिन में? 2 दिन में पूरी फाइनल कैसे करोगे? 1 दिन में, या फिर इंग्लिश की ले लो, 2 दिन में पूरी इंग्लिश नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए आपको साथ साथ अपने टाइम टेबल में अपने इन सभी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। बेशक हफ्ते में 1 दिन दो, बेशक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा दो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, पूरे हफ्ते की बात करें, पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा दो, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को टाइम जरूर देना है। लेकिन लास्ट टाइम पे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होंगे ना, उस टाइम पे भी इन्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस टाइम पे भी ये लगेगा अरे मेरी तो फिजिक्स की तैयारी रहेगी, मेरी तो केमिस्ट्री की रहती है, पहले इसे कर लेता हूँ, ये तो हो ही जाएंगे। लेकिन ये होते नहीं है, और लास्ट में इन्हीं सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते हैं और उसकी वजह से हमारी परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, साथ साथ बेशक बहुत कम टाइम दो, लेकिन टाइम जरूर देना है इन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि परसेंटेज काउंट करते हुए तो ये सब्जेक्ट भी काउंट होंगे ना। तो जो आपके बोर्ड की मार्कशीट आई है उसमें आपके इन सब्जेक्ट्स के भी नंबर लिखे होंगे, सिर्फ इनके तो लिखे नहीं होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। तो थोड़ा थोड़ा टाइम दो, बेशक क्या जब आपके प्री बोर्ड है तब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ो, या फिर जब आपके टेस्ट है तो उसमें आप अपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। ये नहीं कि उस टाइम पे भी आपने तैयारी नहीं करी जब प्री बोर्ड थे, और जब बोर्ड आया तो उस टाइम हमें दिन नहीं मिले तैयारी करने के लिए, दिन भी मिल गए तो हमारा मन नहीं था, हमसे हुआ ही नहीं इतना सारा काम, हमें लगा अरे इंग्लिश का भी इतना सिलेबस था, अरे इंग्लिश के भी इतने चैप्टर करने होते हैं, हिंदी के भी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर देना अपने इन सब्जेक्ट्स को भी। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए सभी टिप्स अगर आप अपने से फॉलो कर लेते हैं इन सभी टिप्स को, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स अगर 70% आने वाले थे तो आपको 85% में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि टाइम टेबल से आपको बहुत जल्दी टाइम, आप देखोगे कि आप मैनेज कर रहे हो अपने टाइम को, आपको पता चलेगा जो टाइम आप पहले वेस्ट कर रहे थे वो आप कंज्यूम करो, आप कहाँ लगा रहे हो उस टाइम को, कौन से सब्जेक्ट का आप कितना टाइम दे रहे हो। तो इसके लिए आपको अपने टाइम टेबल को जरूर बनाना है, सोशल मीडिया को टाइम देना है, स्टडी टेबल पे काम करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर करना है, चाहे क्लास 10th के बच्चे चाहे क्लास 12th के बच्चे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी से मार्क करना है ताकि बोर्ड एग्जाम पर रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। रिवीजन के टाइम पे हम सारे क्वेश्चंस नहीं रिवाइज कर सकते, ऐसे ही प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और वो आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर करना है, उसके बाद अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को जरूर टाइम देना और अपने फरवरी को पूरा कंज्यूम कर लेना है। फरवरी में आप जितना निकाल सकते हो अपने अंदर से, जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो अपनी स्टडीज को, उतना टाइम देना है। मेक यूज ऑफ दिस, मैंने यहाँ लिखा कि फरवरी का बहुत ज्यादा यूज करना, क्योंकि मार्च में प्रैक्टिकल में बिजी हो जाओगे, अप्रैल में तो डर ही लगा रहेगा, मई में एग्जाम है, तो अप्रैल में रिवीजन हमें करनी होती है, तो मई के लिए हमें सिर्फ फरवरी है हमारे पास जिसमें हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फरवरी का बहुत अच्छा यूज निकालना, फरवरी का 1 दिन भी हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।